क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या है, द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी इज गिवन बाय द फॉलोइंग कॉन्टिजेंसी टेबल। हमारे पास दो इवेंट ए एंड इवेंट बी की जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो है वो गिवन है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। अगर आपको याद हो तो इंडिपेंडेंट का जो कंसेप्ट होता है, दो इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट कब होते हैं, व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ जाए। ठीक है, तब हमारे दो इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन इसमें हमें इससे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना पड़ेगा। सो जब भी हमारे पास कॉन्टिजेंसी टेबल गिवन होता है तो इसमें हम डायरेक्ट हमें गिवन है वैल्यूज, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखो रो सम करेंगे, यहाँ ए है, ये सम जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा आपके पास, और ये सम जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और ये सम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कॉलम सम, एंड ये वाला कॉलम सम आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ईजी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज 0.4 प्लस 0.1 0.5। ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास रह जाएगी 0.4 प्लस 0.2 दैट इज 0.6। ठीक है, अगर आप मानो आपको डेसिमल्स में प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपल आप इसको बिल्कुल सिंपल ईजी करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 6 30 100 और यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.3। ये आपके पास आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन आपने अपने कॉन्टिजेंसी टेबल में भी देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, देखो कॉन्टिजेंसी टेबल में कैसे पता चलेगा, ए इंटू बी, मतलब ये वैल्यू जो है वो इंटरसेक्शन की वैल्यू, ए और बी की इंटरसेक्शन की वैल्यू है। तो यहाँ से हमारे पास ए बी की इंटरसेक्शन क्या आएगी 0.4, लेकिन हमारे पास यहाँ निकाल के क्या आई 0.3। इट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो है ए एंड बी इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होंगे, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं होंगे। ओके, तो इनको इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारी फॉल्स प्रूफ होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम मूव करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट निकलता कैसे। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, गिवन क्या है आपके पास यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट, तो हम वही चीज़ लेके चलेंगे। अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटरसेक्शन कहाँ से आएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटरसेक्शन, पहले हमने ए और बी किया तो हमें ए इंटरसेक्शन बी मिला, दिस इंटू दिस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास 0.1, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या, ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 0.1 प्लस 0.3 दैट इज 0.4। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/10 इंटू 10/4, आपके पास आ गया 1/4। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी। सेकेंड कंडीशन है ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी, तो ये भी सेम फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन बी, इट मीन्स 0.2 की बात हो रही है, ये वाली वैल्यू लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 प्लस 0.2 दैट इज 0.6, और ये वैल्यू आपके पास आ गई 2/10 इंटू 10/6 दैट इज 1/3। ठीक है, जब आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई, आपने इन दोनों वैल्यूज का सम करना है। अब इन दोनों वैल्यूज को सम करो, देखो आपके पास पहले क्या वैल्यू आई 1.4 और दूसरी वैल्यू क्या आई आपके पास आया 1/3, ले लो एलसीएम। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जस्ट वेट। ठीक है, 1/4 प्लस 1/3 क्या वैल्यू आएगी आपके पास 3 प्लस 4/12 दैट इज 7/12। ठीक है,
तो 7/12 जब आपके पास वैल्यू आ रही है, इट मीन्स कि ये वैल्यू आपके पास जो है वो ग्रेटर देन 1/2 बोला था ना क्वेश्चन में। क्या था क्वेश्चन में आपके पास था कि ये वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 1/2 होनी चाहिए, तो ये वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 1/2 आ रही है, तो इट मीन्स कि स्टेटमेंट सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन आपके पास। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 0.583, तो विच इज ग्रेटर देन 0.5। इट मीन्स कि स्टेटमेंट सेकेंड इज द करेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12? इफ के आर एंड म्यू आर डैश डिनोट रिस्पेक्टिवली द rth क्यूमुलेंट एंड rth मोमेंट। देखो, जो भी के से नोटेशन होती है वो हमारे क्यूमुलेंट्स होते हैं इन स्टैटिस्टिक्स में, जब भी हम पढ़ते हैं, बेसिक आपने पढ़ा होगा। एंड म्यू आर डैश, म्यू से जो भी डिनोट वो हमारे मोमेंट्स होते हैं। बात की बात है कि मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन की बात हो रही है, मोमेंट्स अबाउट पॉइंट्स की बात हो रही है, लेकिन म्यू से हम उनको मतलब डिनोट करते हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिवली rth क्यूमुलेंट एंड rth मोमेंट हमारे पास गिवन है अबाउट द ओरिजिन 0 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आपकी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होंगी? ठीक है, देखो K1 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ रही है μ1 डैश। ठीक है, एंड K2 की जो वैल्यू आपके पास μ2 डैश। ये आपके पास जनरल फॉर्मूले हैं, आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हो कि फर्स्ट क्यूमुलेंट जो आपके फर्स्ट मोमेंट के इक्वल होता है, सेकंड क्यूमुलेंट आपका μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर होता है, थर्ड क्यूमुलेंट आपका μ3 डैश माइनस 3 टाइम्स μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2 टाइम्स μ1 डैश का क्यूब। ठीक है, ये होता है। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप आपको यहाँ तक